स्टार्ट रिकॉर्ड। ठीक। सो अभी तक जो हमने करा था, पिछले जो लेक्चर हमारे हुए हैं उनके अंदर हमने एरिया रफिंग कर लिया था। उसके बाद हमने करा था हॉरिजॉन्टल करा था। और उसके बाद हमने हाइब्रिड इक्वी स्कैलप और वाटर लाइन तक कर लिया था। ठीक है, आज हम रास्टर का प्रयोग करेंगे। इसी को करा दो दोबारा। दोबारा से इसी को कराऊं? ठीक है, तो दोबारा से एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं और शुरुआत से लेते हैं एरिया रफिंग से, कैसे हम किसी प्रोडक्ट को लेंगे और उसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले गए हमारा एक मॉडल हम जनरेट कर लेते हैं कोई भी वायर फ्रेम में। रेक्टेंगल लेते हैं। कोई हमने साइज दे दिया इसको, 200 बाई 200 का पीस है। हो गया। फिर उसके बाद हम कॉर्नर पर रेडियस देते हैं। साइज में बढ़ा देता हूँ 20 का। सॉलिड पे जाते हैं, एक्सट्रूड कर लेते हैं इस चीज को। ये करते हैं। एरो को ड्रैग करके नीचे कर लेते हैं 50 mm के। अभी हमने बेस तो बना लिया। अब इसके ऊपर जो हमने काम करना है उसके लिए स्ट्रेट जो भी प्रोडक्ट है उनको बना लेते हैं। जैसे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं टॉप पीस वगैरह। यहाँ पर एक रेक्टेंगल जनरेट कर लेते हैं। 50 का कर लेते हैं। ठीक। और एक होल भी दे देता हूँ मैं यहाँ। कैविटी काट लेते हैं ना। कैविटी का डाया 50 का डाया दे देते हैं। इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं। 50 एक्सट्रूड कर दिया। इसको डेप्थ दे देते हैं। इसमें एड बॉस करेंगे। एड बॉस इसलिए करते हैं ताकि जो बॉडी है ना यूनी बॉडी बन जाए, एक सिंगल बॉडी बन जाए। इसमें कट कर लेते हैं इसको। 20 mm के करीब हम कट कर देते हैं, डायरेक्शन चेंज कर देते हैं नीचे की तरफ। ओके कर लेते हैं। अब यहाँ पर फिलेट्स वगैरह लगा लेते हैं। जैसे ये वाला फेस है, इस पर क्लिक करा, ये इसने पूरा उठा लिया। डायरेक्ट इसको क्लियर सिलेक्शन, फेस लेंगे, पूरी बॉडी नहीं लेंगे, इस वाले फेस पे लगानी है। ओके करके यहाँ पर हम रेडियस जनरेट कर देते हैं। जैसे 10 का बनाना है, 5 का बनाना है, जो भी मेरे को चाहिए मेरा कोई। सिमिलरली अगर मेरे को इसमें भी ऐड करना था, यहाँ से नीचे से भी मैं वैल्यू ये ले सकता हूँ। जैसे ये मेरे को पूरा स्ट्रक्चर चाहिए, यहाँ पर भी जहाँ जहाँ उसको कॉर्नर मिलेंगे वहां पर वो रेडियस जनरेट कर देगा। लाइक इसमें भी कर दिया इसने। एक कांस्टेंट फिलिट ही करी है हमने, कोई अलग नहीं करा। 10 तक कर लेते हैं। ठीक है, ये कोई हमारा मॉडल तैयार हो गया। अब इसमें क्या करना है हमें, कोई एक मॉडल आ गया हमारा। अब इसको हमने इसकी मशीनिंग करनी। तो मशीनिंग के लिए हम जाते हैं मशीन के अंदर, वीएमसी के अंदर, डिफॉल्ट के अंदर, और ओके करेंगे तो ये हमारे टूल पास चालू हो जाएंगे। अब इसमें क्या है, इसमें हमारे पास पहले तो 2D के हैं। अब चूंकि ये हमारे पास 3D का मॉडल है तो हम 3D पे ही काम करेंगे। उससे पहले अपने को क्या करना होता है, मॉडल को सेट करना होता है कि हमारा जो मॉडल है वो कैसे आएगा, उसको कैसे हम रखेंगे, कैसे एक जगह प्लेस करेंगे, उसका सेंटर कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वायर फ्रेम के अंदर ही जाते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है बाउंडिंग बॉक्स। बाउंडिंग बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से इस बॉडी को सिलेक्ट करेंगे, पूरी बॉडी ले लेंगे। और ये देखो, ये बाय डिफॉल्ट ना एक रेक्टेंगल दिखा देगा आपको। आपका कोई भी पीस हो सकता है, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो, चाहे कुछ अलग सी शेप हो, जिनका हम स्फेरिकल हो गया, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर बना सकते हैं। ये बेसिकली बाउंडिंग बॉक्स क्या काम करता है, ये काम करता है हमें
कॉर्नर पॉइंट्स प्रोवाइड कराने के लिए, फेस सेंटर प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि हम एक फेस को जगह रख सके और उसी को सेंटर बना के, या कॉर्नर बनाना है या सेंटर बनाना है, वो कैसे भी हम उसको रख सकते हैं। बाकी ये आपके ऊपर भी होता है, आप कैसे उसको यूज करना चाह रहे हो। तो मैं ओके करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ देखो पॉइंट्स इसने जनरेट कर दिए। अब इसको सिंपल हम करेंगे। ट्रांसफॉर्म के अंदर मूव टू ओरिजिन हमारे पास कमांड है, और ये वाला मैं इसको सेंटर बनाना चाहता हूँ, मूव टू ओरिजिन कर दिया मैंने। फ्रंट पे भी देख लेंगे, इस तरीके से दिखेगा, टॉप पे देखेंगे कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब बिल्कुल ये सेंटर में आ गया जॉब। अब इसमें जो हमारे पास चीजें हैं उनको मैं डिलीट कर देता हूँ, जैसे मेरे पास फालतू के पॉइंट्स हैं उनको डिलीट कर दिए जो नहीं चाहिए, और ये सारी चीज। ठीक है जी, मेरे पास खाली ये मॉडल रहेगा, इसको क्लियर सिलेक्शन से मैं ये भी हटा देता हूँ। अभी भी कुछ कुछ चीजें हैं जैसे फिलेट्स वगैरह हैं, इनको हटाना चाहूँ तो यहाँ पर रेडियस सिलेक्ट करके मैं उनको हटा सकता हूँ। ठीक है जी, ये मेरी सारी चीजें क्लियर होगी। अगर नहीं हटाना चाहते तो उनको लेवल पे कर कर आप उसको हाइड कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम मॉडल ले लिया हमने, मॉडल के बाद अब मशीनिंग पे आते हैं। तो मशीनिंग करने से पहले अपने को लेना पड़ता है स्टॉक, जिस पे हमने काम करना है। तो स्टॉक पे जाते हैं, स्टॉक में यहाँ पे ऑल सॉलिड पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सॉलिड दिखा देगा हमें कितने बाय कितने का है। अगर फिर भी आपका सॉलिड कभी नहीं शो करता तो आप ऑल सरफेसेस या ऑल एंटिटी का उपयोग कर सकते हैं, जो आपको ये जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा उसकी जो शेप है वो बना के दिखा देगा। ठीक है, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो चाहे कैसा भी हो। अभी हम रेक्टेंगुलर ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो रॉ मटेरियल आएगा वो रेक्टेंगल आएगा। अगर सिलेंड्रिकल आएगा तो हम सिलेंड्रिकल यहाँ से ले सकते हैं, जिसमें से हमें निकालना होगा उस हिसाब से ले लेंगे। ये हमारा इसके बाद इसके बाद ये हमारा, यहाँ पर हम ओरिजिन को भी सेट कर सकते हैं कि अगर हमें ओरिजिन शिफ्ट करना है, नीचे करना है, या जो हमारा स्टॉक है उसमें भी हम ऑफसेट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं चारों दिशाओं में। जैसे एक्स वाई में लेना है, या क्योंकि हमारा जो रॉ मटेरियल आएगा वो ऑब्वियसली बात है कि हम प्लस में लेंगे, तभी हम उनको कटिंग करके फाइनल कट बना के देंगे। तो अगर वो लेना चाहो तो एडिशनल ऑफसेट आप यहाँ से भी ले सकते हो। इसके साथ साथ ओरिजिन अगर शिफ्ट करना चाहो, क्योंकि हमारा जो वर्क पीस रहेगा उसका ओरिजिन थोड़ा सा ऊपर लेते हैं हम, तो वो यहाँ पर हम वैल्यू ऐड कर देंगे। लाइक एक ये पहले 100 था तो हम इसको 101 कर देंगे, और जो ओरिजिन है उसको 1 mm प्लस कर लेंगे। इतना ही हम करेंगे, अभी सोर्स ऑपरेशन में कुछ नहीं छेड़ेंगे, स्टॉक कंपेयर को नहीं करेंगे। ओके करते हैं। तो ये मेरा स्टॉक आ गया। अब यहाँ से हम राइट क्लिक करके इसको चेक भी कर सकते हैं। देखो ये 1 mm प्लस आ रहा है अप्रोक्सीमेट, और जो हमारा स्टॉक है बाकी का एज इट इज। एक्स वाई में तो ऐसा ही है, खाली जेड में हमने प्लस लिया, वो भी स्टॉक का ओरिजिन। ठीक है जी, अब आते हैं हम मशीनिंग की तरफ। तो मशीनिंग में सबसे पहला जो आता है हमारे पास वो आता है एरिया रफिंग। एरिया रफिंग हम लेते हैं। एरिया रफिंग में ये हमसे पूछता है जी मशीनिंग किसके ऊपर करनी है आपने। तो हमने मशीनिंग के लिए सिलेक्ट करनी है पूरी बॉडी, कि पूरे बॉडी पे हमने मशीनिंग करनी है। और इसमें ये पूछता है कि आपको वॉल पे कितना स्टॉक चाहिए, फ्लोर पे कितना स्टॉक चाहिए। तो यानी कि फिनिशिंग अलाउंस आप कितना चाहते हो। तो मैं 0.2 का लेके चलता हूँ मोटा मोटा, और यहाँ पर भी वॉल पे भी, और सेम 0.2 का इस पे ले लेते हैं। ठीक है जी, उसके बाद ये हमसे बाउंड्री पूछता है, और बाउंड्री अभी हम दे नहीं रहे। इसके अलावा टूल आ जाते हैं। तो टूल हम लेंगे क्योंकि हम रफिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले बड़ा सा, जितना बड़ा टूल हो सके उतना बड़ा लेंगे। तो यहाँ पर मैं 50 का टूल लेके चल रहा हूँ, या 32 का ले लेते हैं, 35 का ले लेते हैं। साथ साथ फीड और जो भी हम आरपीएम यहाँ पर फिल करेंगे वो आ जाएगी, प्लंज रेट वगैरह। स्टॉक पे जाते हैं। अभी हम रेस्ट मिलिंग कर रहे हैं, तो हमने स्टॉक तो ले लिया है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्रीवियस पे जाएंगे, इसमें वन एंड अनदर ऑपरेशन का इस्तेमाल करके और स्टॉक वन ले लेंगे। ठीक है जी, अगर ये नहीं करना चाहते आप इसको बंद करके आप रफिंग टूल भी दे सकते हो। ये बेसिकली क्या है, ये री रफिंग की एक स्ट्रेटजी है। इसमें क्या होता है, री रफिंग के अंदर हम ना इसको पहले बता देते हैं कि हमारा जो अभी हम काम कर रहे हैं ना, उससे पहले हमने 50 का टूल चलाया जिसकी कॉर्नर रेडियस इतनी थी। तो वो उसी अकॉर्डिंग जो स्टेट जो टूल पाथ बनाएगा वो उसी टूल के अकॉर्डिंग बना देगा, कि जब अब यहाँ पर पहले 50 का टूल चल चुका है और फिर अब हम उस पे काम कर रहे हैं, जहां जहां 50 का टूल नहीं गया होगा वहां वो टूल को इंसर्ट कराएगा। क्योंकि री रफिंग की स्ट्रेटजी है, तो री रफिंग में हम जो टूल लेंगे वो छोटा टूल लेंगे।
ठीक है। अभी हम फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेप में हम प्रीवियस ऑपरेशन में ही चले जाते हैं, वन एंड अनदर ऑपरेशन कर लेते हैं। अगर ये भी नहीं करना, आप डायरेक्टली इसको बंद भी कर सकते हो और स्टॉक पे काम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो मास्टर कैम वाले इंटेलिजेंट है, उनको पता है ये सारी चीजें कि कैसे काम होता है, तो उन्होंने पहले ये स्ट्रेटजी बना रखी है। आप लेना चाहो तो भी ठीक है, नहीं लेना चाहो तो रफिंग पे स्टॉक पे जाकर आप रफिंग टूल का एग्जांपल दे दो कि हमने पहले रफिंग कर लिया, इतने के टूल से करी है। अब इसमें आपका क्वेश्चन हो सकता है, सर इसमें डेप्थ ऑफ कट तो पता ही नहीं, क्योंकि रफिंग हमने करी तो डेप्थ ऑफ कट भी तो देने चाहिए थे ना, तो डेप्थ ऑफ कट तो दिए ही नहीं। तो ये क्या करेगा, आप कितने भी डेप्थ ऑफ कट दे लो, रफिंग के बाद जितने का भी टूल चलेगा ये उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है, आपको डेप्थ ऑफ कट कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। तो अभी हम जो मैं नॉर्मल चलता हूँ एक सीरीज की तरह, तो मैंने इसको रेस्ट मिलिंग पे स्टार्ट करा और यहाँ पर गया वन एंड अनदर ऑपरेशन, स्टॉक नंबर 1 को ओपन कर दिया। अब यहाँ पर आते हैं कटिंग पैरामीटर्स। इसमें हमारे को दे रखा है क्लेम में कैसे काम करना है, कन्वेंशनल में काम करना है। इसके बाद वन वे है और जिगजैग है। तो ज्यादातर काम हम 90% जिगजैग में ही करते हैं, क्योंकि उससे टाइम कम आता है। और यहाँ पर हम स्टेप डाउन दे देते हैं, कितना स्टेप डाउन देना है, मतलब कि आपको जो डेप्थ ऑफ कट है वो कितना देना चाहते हो। तो अब हम मोटे मोटे कट हैं तो 1 mm का दे देते हैं या 0.5 का दे देते हैं। ठीक है जी। 0.5 का डेप्थ ऑफ कट दे दिया। यहाँ पर ये हमसे स्टेप ओवर पूछता है कि एक्स और वाई में डायरेक्शन में कितना मूव करना है। तो हमने एक्स वाई डायरेक्शन में इसका टूल का 45%, ज्यादातर लोग 80% तक चले जाते हैं। आपकी भी इच्छा है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है, इससे साइकिल टाइम कम होगा। ठीक है जी। अगर एडिशनल में कहीं आप देखते हो कि यहाँ पर एक स्टेप आ रहा है, उसमें आप डेप्थ ऑफ कट को बढ़ाना चाहते हो, मिनिमम स्टेप डाउन इतने का हो और मैक्सिमम स्टेप ओवर इतने का हो, तो यहाँ पर वो चीजें भी आप दे सकते हो। इसके अलावा एक कॉर्नर रेडियस का एक प्रोग्राम होता है कि जैसे एक स्टेप से दूसरे स्टेप जाता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो अगर कॉर्नर रेडियस बंद है तो ये क्या करेगा, यहाँ पर शार्प एज की तरह काम करेगा। और अगर मैं कॉर्नर रेडियस की तरह चलाऊं तो वो एक रेडियस मेंटेन करता हुआ चलेगा, और वहां पर कॉर्नर पर शार्पनेस नहीं आएगी, राउंडनेस आ जाएगी। ठीक है जी। इसको हटाते आगे ये टॉर्कोडियल मोशन है, जो कि खाली मास्टर कैम के अंदर ही अवेलेबल है, और ये ऑटोमेटिकली ऑन तो हो सकता है, बट इसको हम मैनुअली ऑन नहीं कर सकते। जहां पर जगह होगी ये वहीं पर चलेगा। स्टीप एंड शैलो पे गए। स्टीप एंड शैलो क्या होता है, जेड की डेप्थ को बताने के लिए, कितनी हमारी जेड की डेप्थ में हमने काम करना है, मिनिमम से कहाँ से मिनिमम से स्टार्ट करना है और कहाँ पे मैक्सिमम पे जाएगा। ठीक है, आगे बताते हैं। इसके बाद यहाँ पर ना लिंकिंग पैरामीटर्स होते हैं। लिंकिंग पैरामीटर्स के अंदर हम ज्यादा छेड़खानी नहीं करते, ये मास्टर कैम की तरफ से बाय डिफॉल्ट है। बाकी चेंज करना है तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। इसमें जो चेंज करने वाली चीज है, ये क्लियरेंस प्लेन है, जो जेड की हाइट है कितनी हम ऊपर नीचे उठा सकते हैं। उसके अलावा ये है फुल वर्टिकल रिट्रैक्ट, ये हम छेड़ सकते हैं, मिनिमम वर्टिकल रिट्रैक्ट तक जा सकते हैं और मिनिमम डिस्टेंस तक जा सकते हैं। इनमें ज्यादातर अगर मैं काम करूंगा फुल वर्टिकल रिट्रैक्ट में और मिनिमम वर्टिकल रिट्रैक्ट में काम करूंगा, बट फर्क जो आएगा ना सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 सेकंड 20 सेकंड इतना फर्क आएगा, इसके अलावा और कोई फर्क नहीं आएगा। ये जो स्ट्रेटेजी बनाई गई है, ये बनाई गई है फुल वर्टिकल रिट्रैक्ट है, ये इसलिए बनाई गई है, मैं पहले आपको दिखाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, इसको हम ओके करते हैं और ये जनरेट करते हैं टूल पाथ। अभी कैलकुलेशन हो रही है, तो यहाँ पर जाते हैं हम, मल्टी थ्रेडिंग को ऑन करके यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये दिखा देगा भाई अभी प्रोसेसिंग में है और हमारा जो काम है वो चल रहा है। ठीक है जी। अब आप देख सकते हो ये जो येलो येलो लाइन है ना, ये वही मैक्सिमम वाली है। ये ज्यादातर प्रोग्राम पर पसंद नहीं करते, वो कहते हैं यार इतना क्यों टूल उठ रहा है, इसको वहीं बैठा दो साथ के साथ ही। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर मिनिमम वर्टिकल रिट्रैक्ट पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। पर ये जो चीज है ना, जो फुल वर्टिकल और मिनिमम वर्टिकल रिट्रैक्ट, देखो अब उठा उतने नहीं, जहां पर था वहीं दबा रह गया टूल, और वहीं से वो डेप्थ ऑफ कट मेजर कर गया। ठीक है जी। ये स्ट्रेटजी हम इसलिए अवॉइड करते हैं, मतलब ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते, कई देशों में बैन भी है, मतलब लेते नहीं है। क्योंकि एक तो बंदे को लगता है यार मेरा ना प्रोग्राम जो है नीट एंड क्लीन बनना चाहिए, साफ सुथरा जिसको बोलते हैं वो बनना चाहिए। तो अब इसमें से देखो ये चीजें मैं अगर हटा दूं तो ये कुछ इस तरीके की स्ट्रेटजी दिखाएंगे।
बट सेफ्टी कम हो जाती है इसमें। तो सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए हमें 8 से 10 सेकंड मायने नहीं रखते, फुल वर्टिकल रिट्रैक्ट पर ही हम इसको काम करवाएंगे। ठीक है, ये जो ऑप्शन है इसमें आप एडवांस डिस्प्ले के अंदर टूल पाथ के अंदर कुछ चीजें हटाना चाहो तो वो भी देख सकते हैं, जैसे ये येलो वाली लाइंस है कि इसको रैपिड रिट्रैक्ट हटाना है, यहाँ पर एंट्री मोशन हटा के देखना है तो वो भी आप ये दिखा देगा, एग्जिट मोशन हटा के देखना है वो भी हटा के दिखा देगा, आपको खाली टूल पाथ शो करना है वो भी दिखा देगा ये वाले ऑप्शन के द्वारा। बाकी ऑन रखोगे तो सारी चीजें वो दिखाएगा एज इट इज, जैसे जैसे कि कहाँ पर वो मोशन लेगा, कहाँ पर इंसर्ट करेगा, कहाँ से चलेगा। तो अब रीड हमने कर लिया पहला ऑपरेशन रफिंग। ठीक है जी, रफिंग के बाद अब देखते हैं कि हमारा मॉडल एक्चुअल में बचा कैसा है काम होने के बाद, उस पर कितना मटेरियल बचा और कैसे हम उसको परफॉर्म करेंगे आगे। तो टूल पाथ में जाते हैं, दोबारा से स्टॉक पे जाएंगे। स्टॉक के अंदर अब जो हमने पहले रेक्टेंगल लिया था ना, रेक्टेंगल की जगह स्टॉक मॉडल लेंगे और मॉडल हमारा जो पहला नंबर था जो हमने बनाया था वही लेंगे। उसको लेने के बाद सोर्स ऑपरेशन पे जाएंगे कि कौन से ऑपरेशन के बाद दिखे, तो ये सेकंड ऑपरेशन है इसके बाद दिखे। उसके बाद मैं इसको ओके करता हूँ तो यहाँ पर जो मॉडल दिखाएगा वो आफ्टर फर्स्ट जो हमने स्ट्रेटजी अपनाई है उसके बाद, जैसे रफिंग हो गया तो एरिया मिलने के बाद जो रफिंग होगी उसके बाद जो बना है वो कैसा मॉडल है और कितना मटेरियल बचा हुआ वो यहाँ पर शो करेगा। तो कुछ इस तरीके से ये दिखाएगा कि इतना इतना मटेरियल आपका बचा हुआ है। अब इसको फाइन तरीके से देखना तो देखो यहाँ पर ये देखो स्टेप ओवर के निशान आ जाएंगे, जो स्टेप ओवर के निशान आ रहे हैं सारे वो यहाँ पर शो करेगा मार्किंग्स। ठीक है जी, अब अगली जो स्ट्रेटजी रहेगी इसी में रहेगी, पहले हम रफिंग करेंगे उसके बाद री रफिंग करेंगे। तो री रफिंग के लिए कॉपी कर लेते हैं इसको और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ से फिर आते हैं पैरामीटर्स के अंदर। अब जो हम लेंगे टूल को चेंज कर लेंगे, तो मिनिमम का टूल ले लेंगे, पहले हमने लिया था 50 का, अब ले लेंगे 20 का। ठीक है जी, और कोशिश करेंगे अगर बुल नोज ले सके तो ज्यादा बढ़िया है, नहीं तो हमारा एंड मिल तो है ही। ठीक है, एंड मिल से क्या होगा, स्टेप डाउन ज्यादा आ जाएगा और कुछ नहीं। उसके बाद हमने स्टॉक पे जाना है, स्टॉक में अब हमारा जो ऑपरेशन होगा स्टॉक ये हो जाएगा सेकंड वाला। उसके बाद जो स्टेप ओवर रहेगा उसको कम कर लें, 0.2 का कर लेंगे। स्पिंडल वगैरह हम वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि हमारा जो टूल है ना वो पूरा नीचे तक जा रहा है यहाँ तक, तो मैं उसको अवॉइड करने के लिए मेरे पास एक स्ट्रेटजी है। पहले तो मैं यहाँ पर बाउंड्री दे सकता हूँ, क्लिक करूंगा और यहाँ से इस बाउंड्री को सिलेक्ट करूंगा पीछे से, ओके करूंगा, ओके करता हूँ। अब देखते हैं कैसे काम करेगी। ये कुछ इस तरीके से काम करेगा, इसके अंदर अंदर वर्क करेगा। जो बाउंड्री है जो पहले नीचे तक जा रही थी उसको मैंने चेंज कर दिया। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक ना ऑप्शन होता है बाउंड्री ना लेकर आप सिल्योटे करके है, इसको ले सकते हो। ये क्या करता है, सिल्योटे का मतलब जस्ट एक परछाई होती है, मिरर इमेज होती है कि ऊपर से अगर हम लाइट डालते हैं तो कितना एरिया हमें साफ साफ दिखता है। तो ये उसके अकॉर्डिंग भी आपको बना के दे देगा कि कहाँ तक वो जा सकता है हमारा जो टूल है। ये रीजनरेट करेगा, बाउंड्री लेना है बाउंड्री भी ले सकते हो, सेम काम करेगा आपका। ये देखो कोई फर्क नहीं आया, जो उसने पहले लिया था वैसे ही यहाँ पर ये मटेरियल छोड़ देगा, अगर होगा तो मटेरियल बचेगा ही ना उधर। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करा था, सबसे पहले वाले में तो हमने पूरा चला दिया था, अगर हमें पहले रोकना था तो इसको यहीं पे रोक देते। ठीक है, अगर इसके अलावा अगर हम बाउंड्री नहीं लेते हैं तो क्या होता है, सिलेटे भी नहीं लेते, नन कर देते हैं, ओके करते हैं और अब देखते हैं क्या फर्क आएगा, ये यहाँ पे चेक करेंगे। अभी मैंने बाउंड्री भी नहीं ली, कुछ भी नहीं ली। थोड़ा टाइम लग रहा है कैलकुलेशन, क्योंकि हमने डेप्थ ऑफ कट कम दे रखे हैं इस वजह से। ये कुछ इस तरीके से अब काम करेगा, नीचे तक की कटिंग कर देगा जो हम नहीं चाहते थे। इस वजह से हमने, अगर ऐसी दिक्कत आ जाती है कि मेरे को पूरा नहीं चाहिए बट मेरे को तो यहाँ पर जो कॉर्नर पे है ना या रेडियस रेडियस तक चलाना है, तो वहां पर मैं यूज करता हूँ स्टीप एंड शैलो का। ठीक है जी, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि मेरा जो टूल है वो अंदर तक जाना है तो मैं इसकी डेप्थ को मेजर कर लेता हूँ कि यहाँ तक मेरा जो टूल है वो वर्क करे। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा स्टीप एंड शैलो में, मैक्सिमम डेप्थ दे दूंगा यहाँ पर, जेड पे क्लिक करके और इसको पकड़ लूंगा, जो अंदर की बाउंड्री होगी उसको सिलेक्ट करूंगा 70, ओके कर दूंगा
और फिर रीजनरेट करते हैं तो अब आप देखोगे कि ये ना एक लिमिट तक चलेगा, जो कि -70 मैंने दी है, वहां तक की वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए, अब इसने इसको भी कवर कर लिया और बाहर की जो रेडियस है उसको भी कवर कर लिया। तो ये हमारे लिए बेटर हो जाता है कि हम उसको जेड को कैसे मैनेज कर सकते हैं स्टीप एंड शैलो के जरिए। ठीक है जी। अब इसमें भी अगर हमारा कोई मार्जिन बच रहा होगा तो मार्जिन चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी हमने मार्जिन छोड़ रखा था। इसको 0 0 कर लेते हैं, चलो बचा ही लेते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टॉक पे आते हैं, दोबारा से एक और स्टॉक लेते हैं कि अब हमारे जो री रफिंग तो हो गया और ये वाला ऑपरेशन चलाया था, इसके बाद कैसा पीस बचेगा वो देख लेते हैं। इसके बाद हम आते हैं फिनिशिंग स्ट्रेटजी के अंदर। तो ये कुछ हमारा जो मॉडल है ना, उसमें ये सारी चीजें बचेंगी, आप देख सकते हो बिल्कुल बारीक बारीक से स्टेप है ये रे, क्योंकि हमने स्टेप ऊपर बहुत कम दे दिया था, 0.2 का दे दिया था जो स्टेप डाउन था, इस वजह से ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, बट वहां पर है, रफिंग तो है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो इन वाली स्ट्रेटजीज के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें फिनिशिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब फिनिशिंग के लिए हमारे पास जो फिनिशिंग स्ट्रेटजी है, एक तो वाटर लाइन है, एक तो वाटर लाइन है, और उसके बाद हाइब्रिड है, या इक्विस्केलप है, रास्टर है, इन सारी चीजों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी जो स्टार्ट करेंगे, हम पहले स्टार्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल से। ठीक है जी। हॉरिजॉन्टल क्या है, हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करते हैं। ये स्ट्रेटजी हॉरिजॉन्टल हम इस्तेमाल करते हैं जहां पर हमारे मॉडल के अंदर फ्लैट सरफेसेस होंगे। जहां पे भी फ्लैट होगा ये ऑटोमेटिकली उसको पिक करके जगह को और वो चला देगा। तो यहाँ पर ओके करता हूँ। टूल हम कौन सा लेंगे, टूल हम लेंगे अब, अगर फ्लैट चलाना है तो कौन सा लेंगे, एंड में ही लेंगे, क्योंकि बॉल या बुल नोज ले लेते हैं, है ना, ज्यादा है तो बुल नोज ले लेते हैं, अदरवाइज 12 का बुल नोज ले लेते हैं, और इसका जो रेडियस है वो कॉर्नर पे 1.5 का दे देते हैं। इसमें स्टॉक देना है नहीं देना कोई मैटर नहीं है, क्योंकि ये ना तो ऑन होगा ना चलेगा, ऑटोमेटिकली पिक करेगा, जहां जहां जगह बची होगी वहीं पे चलेगा। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आपने ये पूछता है जी कट कितने देने हैं मेरे को, एक कट में बनाना, 3 कट में बनाना, 4 कट में बनाना है, और वो कट कितने होने चाहिए, मतलब उसका स्टेप डाउन कितना होना चाहिए कि 0.1 0.2 0.3 इस तरीके से 3 कट में चले। अगर आप 2 कट देते तो ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट कर लेगा। अब मैं इसमें करता हूँ 0.2 और यहाँ पर वैल्यू डाल देता हूँ, जैसे एक एक स्टेप करना है तो उस हिसाब से मैं इसको चलाऊंगा। ठीक है जी। उसके बाद ट्रोकोहोडियल ये ऑटोमेटिकली पूछेगा कि ऑन करना है नहीं, अभी हम ऑफ ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जेड पूछता है कि कितने तक जेड जाना चाहिए, कुछ भी नहीं करना हमने, लिंकिंग पैरामीटर्स को भी नहीं छेड़ना, ओके करते हैं, देखते हैं क्या करता है। तो इसको देखो, जहां जहां फ्लैट सरफेस मिला इसने यहाँ पर चला दिया उसको, और 0.2 का कट ले लिया। कितने कट ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, जो भी हमने वहां डिफाइन करे होंगे, 2 करे थे, इसने 0.2 के 2 कट ले लिए। ठीक है जी, ये तो थी हमारी हॉरिजॉन्टल। ये आपको क्या है, खाली मॉडल सिलेक्ट करना है, इसने उस मॉडल के ऊपर जहां जहां फ्लैट सरफेस होगा वहां पर चला देगा, लाइक 2D में होता है ना, जैसे वो चीज है। ठीक है, ये हमारी स्ट्रेटजी थी हॉरिजॉन्टल। इसके अलावा हमारे पास जो स्ट्रेटजी आती है वो इक्वी स्केलअप आती है। इक्वी स्केलअप में काम करते हैं, सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, मॉडल सिलेक्ट कर लिया हमने, ये एंड सिलेक्शन करा, फिनिशिंग है तो हम तो 0 0 लेके चलेंगे। टूल पाथ यहाँ से लेंगे, मैं 12 वाला ही टूल ले लेता हूँ। ठीक है, बुल नोज ही ले लेता हूँ। स्टॉक, स्टॉक लेना है आपने तो इसमें ये पूछता है, जैसे उसमें पूछता है ना, आपने पहले रफिंग करी है, कितने के टूल से करी है वो बता दो खाली। इसमें ये ऑन नहीं होएगा, देखो इसको मैं ऑन नहीं कर सकता। ये पूछेगा कि आपने रफिंग करी होगी तभी तो आप फिनिशिंग कर रहे हो, और कितने का टूल यूज करा था, हमने 20 का करा था या 12 का करा था। अगर आप बताना चाहो तो बता दो, नहीं बताओगे तो बाय डिफॉल्ट कैलकुलेट करके अपने आप करेगा काम। वन वे में काम करना है या जिगजैग में काम करना है,
अब इसमें स्ट्रेटजी एक होती है अप मिल डाउन मिल। ये क्या होता है अप मिल और डाउन मिल? ऊपर से नीचे है, हाँ नीचे से हाँ ऊपर। बस 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 सही है। तो अप मिल क्या होता है? ये क्या है, जब भी टूल को जगह मिलेगी वो नीचे से ऊपर की तरफ चलेगा, कटिंग करेगा। वो देखेगा कहाँ पर मेरे पास जगह है, वहां पर कटिंग करनी, अगर कटिंग करनी है तो वो नीचे से ऊपर की तरफ चलेगा, अप मिल कहते हैं उसको। और डाउन मिल क्या होता है? नीचे से ऊपर की तरफ। जहां पर टेपर होती है वहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज तो डायरेक्टली हम वन वे करके और यहाँ पर ओपन कंटूर में जिगजैग चला देंगे। ठीक है जी, ये हमारे स्टेप ओवर हो गए जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसमें वैल्यू आप 0.1 0.2 के समथिंग रख लेना, अभी मैं ज्यादा रख रहा हूँ ताकि टाइम ना लगे। ठीक है, यहाँ पर हम एंगल को कंट्रोल कर सकते हैं कि साइडों पर कितने एंगल तक वो चले। 0 से लेकर 90 डिग्री की वैल्यू है वो हम डाल सकते हैं। फालतू डालोगे फालतू भी चलेगी, पर ज्यादातर जो कंट्रोल रहती है वो 30 डिग्री 40 डिग्री के ऊपर रहती है, इसके ऊपर ज्यादा कंट्रोल हम करते नहीं। ठीक है, यहाँ पर स्टीप एंड शैलो इसी में माउंट कर रखा है, जिसमें हम जेड को डिफाइन कर सकते हैं, कितना हमें जेड देना है कितना नहीं देना। बाकी लिंकिंग पैरामीटर्स में फुल वर्टिकल रिट्रैक्ट मल्टीपल, इसमें एक टेंजेंशियल रैम्प, स्ट्रेट रैम्प और ये रैम्पिंग, ये ऑपरेशंस के अंदर दे रखे हैं। इसमें क्या है, जब आप एक टूल एक कट मार के आएगा तो नीचे उतरेगा, जो जैसे यहाँ पर गोलाई है ना, गोलाई के ऊपर नीचे उतरेगा तो वो उसको टेंजेंशियली जाएगा। अगर टेंजेंट नहीं करोगे, रैंप करते हो तो एक तिरछी लाइन में जाएगा। टेंजेंशियली में क्या होगा, वहां पर ना वो कॉर्नर नहीं बनाएगा, स्टेप नहीं बनाएगा, वो गोल कर देगा उसको। रैंपिंग में क्या होगा, एक सीधा आ जाएगा, वहां पर एक चैम्फर टाइप बन जाएगा, और स्ट्रेट में डायरेक्ट वहां पर जाएगा। तो ज्यादातर हम टेंजेंशियली रखते हैं ताकि स्मूथनेस बनी रहे और जो हमारा वर्क पीस हो उसको काम अच्छे से हो। ठीक है जी, कुछ इस तरीके की ये स्ट्रेटजी अपनाएगा। देखो जहां जहां इसको फ्लैट में मिली, इसने क्या करा, इक्वी स्केलअप, एक एक लाइन की स्मूथनेस के साथ इसने काम करा, और वहां पर बराबर बराबर जो टूल है वो बिल्कुल बराबर बराबर चल रहा है, ऐसा नहीं है कहीं बड़ा कहीं छोटा, बिल्कुल बराबर उसने स्टेप ओवर लेके उसको बना दिया। ज्यादातर जो प्रोग्रामर होते हैं वो यही चाहते हैं, उनको प्रोग्राम ऐसे क्लीन सा बने, साफ सुथरा, इसमें ज्यादा उठ नहीं रहा। नहीं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, अगर जेड ज्यादा नीचे जा रहा है तो जेड को आप यहाँ पे कंट्रोल कर लो, जैसे हम मैक्सिमम करते हैं ना, यहाँ पर आप कंट्रोल करना चाहो तो वो चीज कंट्रोल, क्योंकि ये तो पूरा जा रहा है, अब हमें पूरा तो चलाना नहीं है, तो हम यहाँ पर जेड पे जाते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ तक कर ले, यहाँ 60 है तो मैं थोड़ा सा और डाउन दे दूंगा, 70 तक दे दूंगा बस, सो दैट वो ज्यादा साइड प्रोफाइल पे ज्यादा ना चले, अंदर अंदर जितना जा सके वहां पर। ठीक है जी, ये हमारा था इक्वी स्केलअप। इसके अलावा जो एक और स्ट्रेटजी है, हमने हॉरिजॉन्टल कर ली। ठीक है, उसके बाद एक हाइब्रिड आ जाती है। ये हाइब्रिड और ये वाटर लाइन और इक्वी स्केलअप का मर्ज है, जो हाइब्रिड है ना, इन दोनों को मिला के बनी है। इसमें क्या है, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा कहाँ पर मेरे को चलना है, कहाँ पर उसको छोड़ना है। यहाँ पे हम पढ़ते भी हैं, देखो हाइब्रिड ऑन करते हैं, यहाँ पर देखो, मशीन स्टीप एंड शैलो एरिया बाय यूटिलाइजिंग बोथ स्केलअप एंड कांस्टेंट जेड अप्रोचेस। मतलब जहां हॉरिजॉन्टल भी आ जाएगी आपकी और इक्वी स्केलअप भी आ जाएगी, दोनों को मर्ज कर रखा है इसने। ठीक है, तो आप इन इन दोनों को इस्तेमाल कर सकते हो, अगर रेदर देन दी, अगर आपने इक्वी स्केलअप को इस्तेमाल नहीं करना, इसको ना कर कर आप हाइब्रिड का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें आपके हॉरिजॉन्टल भी कवर हो जाएगा और इक्वी स्केलअप भी कवर हो जाएगा, और वाटर लाइन को भी इंक्लूड कर लेता। हाइब्रिड नाम ही उसका हाइब्रिड है, जैसे उसका नाम है। बस फर्क क्या आएगा वो आप देखते हैं, नया प्रोग्राम बनाते हैं, यहाँ पर 0 0 रखते हैं, सब कुछ सेम रखते हैं, इवन दो कि आपका ना टाइम भी वो सेम कर देगा। हाइब्रिड ही चलाना ज्यादा सुटेबल है। हम्म, 12 का टूल होल्डर कटिंग स्टॉक, इसमें देखो स्टॉक ही नहीं लेगा आपका। ठीक है, ऑप्टिमाइज ये ऑटोमेटिकली करेगा, जेड में भी जो एंगल वैंगल थे ना वो सारे कंट्रोल करके चलेगा। यहाँ पे लिमिटिंग एंगल देखो 35 डिग्री इसने बाय डिफॉल्ट डाल रखा है, क्योंकि इनको पता है कहाँ से काम होना है कहाँ रुकना है। तो ये मास्टर कैम वाले पहले ही ये चीजें बाय डिफॉल्ट रख के चलते हैं। जिगजैग हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको वैल्यू देनी है कि स्टेप ओवर कितना चाहिए, अभी मैं 1 का दे लेता हूँ। ठीक है,
3D में स्टेप ओवर मतलब जो एक्स वाई में हम स्टेप ओवर देते हैं वो कितना होना चाहिए वो भी आपको दिखाएगा। सीप एंड शैलो वही, बाकी सारी चीजें मिनिमलाइज की हैं, चेंज करने की जरूरत ही नहीं। अब ये जनरेट कर रहा है, देखते हैं कैसा बना के देगा। ये कुछ इस तरीके से बना के देगा। अब फर्क क्या है देखो, इसमें जो इसने पाथ पाथ बनाया ना, इसमें इसने हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग कांस्टेंट रखा और उसको बाहर की तरफ इंक्लूड करता गया। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो एक रेक्टेंगल इसने परफेक्ट बनाया, बट इसमें क्या है, इसमें इसने इसको सेंटर माना है और यहाँ सर उसको इक्विस्केलप के रूप में उसको लेके चला है बाहर की तरफ। ये चीज है इसमें पर। अब इसका टाइम देखते हैं और इसका टाइम देखते हैं कितना फर्क आएगा। मेन तो हमें टाइम से है ना, प्रोग्रामर तो टाइम देखता है। तो इन्फॉर्मेशन देखते हैं इसके, जैसे 8 घंटे 13 मिनट आ रहे हैं वो फीड वगैरह की वजह से आ रहे हैं, ठीक है। तो और इसका टाइम देखते हैं कितना आ रहा है, 13 घंटे 9 मिनट। अब ये मे बी उसकी फीड वगैरह के और स्टेप ओवर की वजह से हो, क्योंकि हमने यहाँ स्टेप ओवर 1 mm का दिया था और जबकि यहाँ पर कम वो दे रखा था अलग, 1.2 का दे रखा था, ठीक है ना। और कुछ और भी चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से वो जो टाइम है वो थोड़ा मैनेज मतलब कम या ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हमारे हाथ में होंगी, हम उन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने हिसाब से उसको लिख के देख सकते हैं, देखते हैं इसमें करके चेंज क्या फर्क आता है। अप्रोक्सीमेट 10 घंटे 11 घंटे के करीब वो आ चुका है। तो डिपेंड करेगा जिसमें हमारे को फिनिशिंग अच्छी मिले हम वो वाला टूल पाथ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आ, ये हमारे 3 टूल पाथ थे जो हमने करके देखे, एक हॉरिजॉन्टल, हाइब्रिड और इक्विस्केलप, साथ साथ एरिया रफिंग। वाटर लाइन नहीं करा अभी, वाटर लाइन भी करेंगे। वाटर लाइन जो ज्यादातर यूज करते हैं ना हम जेड के लिए, वॉल्स के लिए हम यूज करते हैं जहां पर हमें स्ट्रेट कटिंग करनी होती है डायरेक्टली। जैसे कि मैं वाटर लाइन को लेता हूँ और यहाँ पर आते हैं, सिलेक्ट करता हूँ मशीनिंग, सिलेक्ट करता हूँ पार्ट। यहाँ पर मेरे को स्टॉक जंप देना नहीं है कुछ भी, 0। टूल मैं ले लूंगा यहाँ पर, एक फ्लैट एंड मिल ले सकता हूँ, बुल मिल ले सकता हूँ, जो मेरे को इच्छा हो मैं उसके समय तो हम वही लेके चल देते हैं 12 mm वाला बुल लो। इसमें स्टॉक ये पूछ सकता है आप स्टॉक देना चाहो या रफिंग टूल देना चाहो, वो आपकी इच्छा है कि किस स्टॉक के ऊपर काम करना है, ठीक है जी। अभी मैं इसको ऑफ ही कर रहा हूँ। कटिंग पैरामीटर्स पे जाते हैं, ऑप्टिमाइज बाय डेप्थ और कटिंग ऑर्डर ऑप्टिमाइज करना है, मतलब ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट कर ले। यहाँ पर हम जिगजैग को रखेंगे, ठीक है। स्टेप डाउन हमने 1.2 का दे दिया। स्टीप एंड शैलो, ये जस्ट लाइक आपका ना एरिया रफिंग होता ना, एरिया रफिंग वो साइड काटता काटता नीचे तक आता, वही चीज है सेम। आप इसका और उसका एरिया रफिंग का दोनों का देखोगे सेम एक ही तरीके का इसने बना रखा है। अब यहाँ पर बनाते हैं, देखते हैं, ये देखो ये जो वर्क करेगा वो आपका खाली करेगा वॉल्स के ऊपर जहां दीवारें होंगी, और जैसे हॉरिजॉन्टल वाला करता है, हॉरिजॉन्टल क्या करता है, फ्लैट पे करता है। और मेन इक्विस्केलप क्या करता है, वो एक इक्वल डिस्टेंस मतलब जो हमारे ये लाइंस है ना इनके बीच में बराबर बराबर डिस्टेंस बना के चलता है, इक्विस्केलप का ये काम है। इन सब में जो बढ़िया रहता है वो हाइब्रिड रहता है। हाइब्रिड क्या काम करता है, वो टेपर भी ले लेता है और आपका जो हॉरिजॉन्टल भी ले लेता है, वर्टिकल भी ले लेता है। तो ये सारी चीजें ये हाइब्रिड आपका कैलकुलेट करके दे देता है। नमस्कार, दौलत राम सर का फोन है, एक बार बात करिए। कर लियो 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। उसके बाद हमने ये वाटर लाइन भी इस्तेमाल करके देख लिया। वाटर लाइन में आप देखो ये वॉल्स पे काम करेगा और एकदम इक्वी डिस्टेंस जो है उस हिसाब से मेंटेन करता हुआ चलेगा। यहाँ पर भी देखो जी बराबर है। बराबर बराबर, और खाली वॉल वॉल पे, नीचे फ्लोर पे नहीं जाएगा। तो ये फर्क रहता है हमारा हॉरिजॉन्टल में, वाटर लाइन में, हाइब्रिड में और इक्विस्केलप में। तो यहाँ हमारी ऑलमोस्ट सारी स्ट्रेटजी जो है वो खत्म हो चुकी जो यूज करने वाली है। बाकी तो इसमें बहुत सारी हैं, स्पाइरल भी है, प्रोजेक्ट भी है और ब्लेंड भी है, रास्टर है जो हम यूज करते हैं। तो ये सारी जो हमारी स्ट्रेटजीज हैं, जब हम आगे भी करेंगे
और उसमें देखेंगे क्या क्या फर्क आता है इन स्ट्रेटजीज के अंदर। तो आज यहीं पे खत्म करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।